सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो एहतसाब जो कि इनके मंशूर का हिस्सा था, इसी पर काम हुआ, इसी पर हुकूमत के जो बयानात हैं वो सामने आते हैं। हुकूमत का एक नैरेटिव है और हुकूमत ये कहती है कि एहतसाब होगा, बिला तफरीक होगा, सबका होगा। लेकिन अपोजिशन का भी एक बयानिया है। अपोजिशन ये कहती है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, रेफरेंसेस बनते नहीं हैं, उससे पहले गिरफ्तारियां हो जाती हैं। और उसके बाद हमने कुछ इस तरह से देखा कि नैब के कई केसेस में जो अपोजिशन के लोग गिरफ्तार हुए, बाद में उनकी हाई कोर्ट से जमानतें भी हो गई और पिछले दिनों ऐसी कई जमानती फैसले जो हैं वो हाई कोर्ट के सामने आए थे। ज़ाहिर उस पर भी बहुत ही वावेला हुआ और ये कहा गया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट सामने है, देख लें कि नैब किस तरह का एहतसाब करता है। अब एक और खबर है, वो है हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से। अपोजिशन तो शुरू से कहती रही कि हाई प्रोफाइल केसेस की जो समाअत है वो बराह रास्त दिखाई जाए, लेकिन अब खबर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही ये चाहते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस की जो समाअत है वो बराह रास्त दिखाई जाए। दोनों उस पर मुत्तफिक हो गए हैं। और चीफ जस्टिस से भी कहा गया, कल फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि ये समाअत है ये लाइव हो, बराह रास्त हो और हाई प्रोफाइल केसेस की जो समाअत है वो लाइव दिखाई जाए ताकि पता चले लोगों को कि क्या हो क्या रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इससे चीज़ें क्लियर होंगी या मज़ीद बिगड़ जाएंगी? इसलिए मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं और माहिर कानूनदान हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत पराजा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। राजा आमिर साहब, मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। कानून क्या कहता है इस हवाले से? आज ये बात हुकूमत भी चाहती है और हुकूमत ये कह रही है कि हम चीफ जस्टिस से इस हवाले से अपील कर रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी समाअत जो है वो लाइव दिखाई जाए। कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, कानून अगर आप बात करें तो दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जहां पे हाई प्रोफाइल केसेस को लाइव दिखाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था काजी फायज ईसा साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने अपनी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की थी कि मेरी जो हेयरिंग है या मेरे ऊपर जो ये वो है एलिगेशंस हैं, इनकी जो समाअत हो रही है इसे लाइव दिखाया जाए। और उसको सुनने के लिए 10 बेंच था और उन बेंच ने काफी डिटेल में 3-4 रोज इस दरखास्त को सुना और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नहीं, लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाएगा कि जिसमें हर कोई चाहेगा कि उसके केस की लाइव टेलीकास्ट किया जाए। और मैं समझता हूँ हुकूमत अगर ये कहती है कि जी लाइव टेलीकास्ट किया जाए तो उससे ज्यादा हुकूमत को जो तवज्जो देने की जरूरत है वो लाइव टेलीकास्टिंग पे या उस पे नहीं, बल्कि वो जो अदारों की प्रोसिक्यूशन है, वो जो अदारों की इन्वेस्टिगेशन मजबूत करने की जरूरत है। इनको चाहिए तवज्जो उधर दें और ये चेक करें कि क्या वजह है कि जब इतने मजबूत केसेस बनाते हैं तो वो अदालतों में जाके उसको जो नैब है या दीगर अदारे हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली जो हाई प्रोफाइल जो कहती है ना कि एक तरफा एहतसाब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक खुशकिस्मत अपोजिशन है कि जिसके इतने बड़े बड़े केसेस नैब का अदारा या दूसरे वो उनको इतना कमजोर अंदाज में अदालतों में लेके आते हैं और फिर अदालतें भी उन्हें रिलीफ दे रही है। तो ये एक तरह की उन्हें क्लीन चिट देने का प्रोसेस शुरू हुआ है और जो भी इसमें जाता है अल्टीमेटली वो एक विक्ट्री का निशान बना के बाहर आ रहा है। तो हुकूमत बनिस्बत इसके इन चक्रों में पड़े अपना नया, क्योंकि जो उनका नारा आपने इंट्रो में कहा कि ये तो इक़्तिसादी अमल के लिए थी, ये तो आई थी कि जनाब हम वो करोड़ों अरबों रुपए जो लूटे हुए बैरून मुल्क हैं वो वापस लाएंगे। तो तवज्जो देंगे और सोचें कि क्या वजह है कि ना तो वो पैसे वापस आ सके, ना किसी एक फर्द वाहिद को भी, मां सवाए नवाज शरीफ को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था उसके बाद सजा हुई, किसी अपोजिशन वाले को सजा। आमिर साहब, ये तो रियलिटी है ना, ये तो रियलिटी है और ये सबको नजर भी आ रहा है। हाईकोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी सामने है, लेकिन हुकूमत नहीं मानती है। वफाकी वज़रा ने कल भी यही कहा कि 427 अरब रुपए रिकवर किए हैं नैब ने।
क्या ये रिकवरी इतनी है और वाक़तन क्या इसका भी कोई पैमाना होना चाहिए कि ये पता चल पाए कि वाक़तन नैब ने जो है वो इतनी रिकवरी की है? ये कैसे पता चल सकता है कि जो कहा जा रहा है वाकई उतनी ही रिकवरी नैब कर चुका है? देखिए, रियलिटी है, बिल्कुल आप सही कहती हैं कि ये रियलिटी है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि इन्हीं तमाम सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के आपको वो ट्विन टावर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये भी रियलिटी है कि उन्हीं फ्लैट्स में मियां नवाज शरीफ रह रहे हैं। ये भी रियलिटी है कि जद्दा में अब भी वो अजीजिया स्टील मिल और दीगर चीजें और पाकिस्तान में खरबों की जायदादें मौजूद है। तो अब बात ये है कि जो नैब का इदारा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत भले से, जो नैब का अदारा एक इंडिपेंडेंट अदारा है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, आप कानून साजी कर सकते हैं, आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस अदारे को कि इसमें कौन सी वो काली भेड़ें हैं, कौन सी वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, कौन से वो नाअहल ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं। अब आप देखिए कि इस चेयरमैन नैब के 2 माह रह गए हैं, 2 माह के बाद चेयरमैन नैब ने रिटायर हो जाना है और बड़ी इंपॉर्टेंट और मुज़ायका जो अगले चेयरमैन अपॉइंट होंगे, वो जो इस वक्त नैब के बहुत बड़े मुल्जिम हैं, जिनके ऊपर 3-4 बड़े मेगा केसेस हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी मर्जी से चेयरमैन नैब आएगा। अब एक शख्स जो करोड़ों अरबों के केसेस में करप्शन के मुलविस, और उसे ही आपका कानून अगर इख्तियार दे रहा है कि भाई तुमने अपने लिए चेयरमैन लगाना है जिसमें तुम्हारा एहतसाब करना है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी नामुमकिन समझिए। फिर ये बड़ी मुज़ायका खेज बातें हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हुकूमत नहीं तब्दील करना है, लेकिन हुकूमत यहाँ पर मार खाती है 2/3 अक्सरियत के वाले से। ज़ाहिर जब भी कोई कानून साजी करने खड़ी होती है हुकूमत, तो उसके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, और ऑर्डिनेंस अगर लेकर आती है तो तब भी तनकीद। सुनिए मेरी बात जी, इसमें 2/3 की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, जो कि नेशनल असेंबली में इनके पास है। सेनेट में भी इनका नंबर अच्छा हो गया है। अगर सेनेट से पास नहीं भी होता तो मुश्तरका इजलास बुला के सिंपल मेजोरिटी से कानून साजी हो सकती है। बिल्कुल सही। चलें, आपने तस्दीक की, ये अच्छी बात है कि ये कर सकती है हुकूमत। अगर कर नहीं रही है तो उसके पीछे हुकूमत क्या समझ रही है? और फिर वही बात फराजा साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, ये हुकूमत जिस नारे पर आई थी इक़्तिदार में कि जी हमने एहतसाब करना है, लूटी हुई रकम वापस लेकर आनी, जो लोग मुल्क से भागे हुए हैं उनको लेकर आना है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो बिल्कुल उसके उलट हो रही है। यहाँ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, बाद में जमानतें हो जाती हैं, और वही बात जो अभी आमिर साहब ने की कि एक तरह का क्लियर हो जाता है, बंदा बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकलता है कि जी मुझ पर तो देखें कुछ भी साबित नहीं कर पाई, और वो वजह है कमज़ोर प्रोसिक्यूशन। आप क्या समझते हैं कि ये जो बराह रास्त दिखाने की बात अब हुकूमत भी कर रही है हाई प्रोफाइल केसेस को, ये किस हद तक दुरुस्त है हुकूमत का मुतालबा? देखिए, आज पाकिस्तान में वही बातें आज भी हो रही हैं जो 2016 में हुआ करती थी। उस वक्त भी कहा जाता था कि आप जो है वो मनी ट्रेल दिखाएं, और अभी राजा आमिराबाद साहब भी यही कह रहे हैं कि बाहर जायदादें हैं। फिर इन 5 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? दो बार तो मसलन मियां शहबाज शरीफ के हवाले से बात हुई, 2 बार वो अंदर हुए, 2 बार उनकी जमानत हुई। तो आखिर वो प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले दिन से है कि जी आप दिखाएं, जी आप दिखाएं, आज तक हम उससे नहीं निकल सके। अब लाइव दिखाने के लिए बच्चा क्या है, मुझे ये बताएं। जितने बड़े बड़े केसेस थे उनमें तो जमानतें हो चुकी ना। जी हाँ। शायद खाकान अब्बासी ने साल पहले कहा था कि इनके पास तो मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया था कि लाइव दिखाएं ताकि कौम को पता चले कि नैब मेरे खिलाफ क्या रखता है। मियां शहबाज शरीफ वो पानी पे बुलाया और आशियाने पे अंदर कर दिया, फिर दूसरी बार भी पकड़ लिया। अगर नहीं है कुछ तो फिर जैसे अपोजिशन कहती है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं, मसलन शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज शरीफ, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक, उनके भाई सलमान रफीक, फवाद हसन फवाद, यानी चौधरी एहसन इकबाल, यानी एक लंबी लाइन है जो जेलों में रहे। ख्वाजा आसिफ अभी की बात है, और फिर कह देते हैं कि ख्वाजा आसिफ पे तो करप्शन को कोई इल्जाम ही नहीं है। अदालत कह देती है कि एहसन इकबाल को गिरफ्तार करना
बनता ही नहीं वो था। नैब ने अपने अख्तियारात से तजावज किया, तो फिर क्यों गिरफ्तार किया जाता है? यानी दोनों नैरेटिव आपके सामने हैं। 5 साल से ये तमाशा लगा हुआ है। वो कहते हैं कि जी विच हंट हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी है। हुकूमत के 2 साल में यही तमाशा लगा रहेगा, हुकूमत इसीलिए इस मामले को प्रोलॉन्ग कर रही है, कोई फायदा नहीं है इस चीज का? नहीं, अभी जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐवान में तकरीर की 2.5 साल के बाद, उस तकरीर में पहली बार मैंने कम अज कम एज ए जर्नलिस्ट वो चोर और डाकू वाली गर्दान नहीं सुनी। बिल्कुल। जब वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे थे तो वो उस पूरे दौरान में 90 अपोजिशन के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी शाउटिंग नहीं की। जो हॉक्स हैं हुकूमत के अंदर वो उठकर लॉबी में गए हुए थे, जो मिनिस्टर्स ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमने फौरन देखा कि कश्मीर के इलेक्शन में फिर वो बातें शुरू हो गई। अब जो सियासी थिएटर है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से निकल के आज़ाद कश्मीर की हदूद में हो रहा है। वहां पर वही इल्जामात की बारिश हो रही है। अब देखना ये है कि सैटरडे को, ये कमिंग सैटरडे 17 जुलाई को जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जाते हैं, क्या वो उन्हीं बातों का जवाब देते हैं? यही तो सारी बात है ना कि आपस में एक दूसरे को ये गद्दार कहना, मन कहना, ये तो कश्मीर को उसको नुकसान पहुंचा रहा है। कम से कम इस चीज़ पर तो एक पेज पर अपोजिशन और हुकूमत को आना ही चाहिए। पॉइंट टेकन। राजा आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर, और इंतहाई दिल दहलाने वाली खबर, इंतहाई अफसोसनाक। हम हमेशा जब इस तरह की खबरों पर बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे सफ़ाक मुल्ज़िमान, इनको ज़रा सा भी रहम नहीं आता। चाहे कसूर की ज़ैनब हो या कोई और बच्ची, ये सिलसिला थमने में नहीं आ रहा, और अब एक और मासूम बच्ची ज़्यादती का निशाना बनी और अपनी जान से चली गई। ये वाक़या हुआ है हाफिज़ाबाद में, जहाँ पर एक 6 साल की मासूम बच्ची समन, जिसको 2 अबाश नौजवानों ने अगवा किया, ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद कत्ल करके डेरे में लाश दबा दी। और ये जो सूरत हाल हो रही है, इस सूरत हाल में ये समझ नहीं आता कि जो पहले से पेंडिंग केसेस हैं रेप के, कत्ल के, वो वहीं के वहीं हैं, और इस तरह के वाक़यात भी रुकने में नहीं आते हैं। फ़िलहाल इरफान काशिफ से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हाफिज़ाबाद से हैं, उनसे इस ताल्लुक़ बात करते हैं। इरफान, ये वाक़या कब का है और ये बच्ची कितने अरसे से गायब थी? जी, ये हाफिजाबाद का नवाई थाना काले की मंडी है, और उसके साथ ये मशमूला गांव है डलेवाना। यहाँ मोहम्मद यूनुस की 6 साल बेटी 2 दिन पहले घर से खेलने के बहाने बाहर निकली है। ये मासूम नन्ही कली जब बाहर निकली है तो गांव के अबाज नौजवान, ये चचा और भतीजा जो मुल्जमान है, इन्होंने उसे वर्गला के अगवा किया है, इसे डेरे में ले गए हैं, इसके साथ उन्होंने रेप किया है, तफाकियत की इन लोगों ने। उसके बाद इस बच्ची ने शोर मचाया तो उसका गला दबा कर उसकी सांसें बंद कर दी गई हैं, और इस वजह से वो बच्ची का मर्डर हो गया है। फिर इन्होंने उसकी लाश को वहां पे साथ ही मस्जिद है उसकी दीवार के साथ गड़ा खोद कर दबा दिया है और खुद फरार हो गए हैं, और इन्होंने किसी को बताया तक नहीं है। पुलिस को जब इतला दी गई है, 15 पर कॉल की गई है, तो डीपी हाफिजाबाद की तरफ से एक्शन लिया गया। उन्होंने मुतहर्रक किया टीम को, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम एक्शन किया, उन्होंने मशकूक अफराद को वहां पे हिरासत में लेके इरफान, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं अब तक? जी, इस मुकदमा के दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और मुल्ज़िमान भी 3 घंटे के मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार किए गए हैं। डीपी हाफिजाबाद में जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई वो खुद मॉनिटर कर रहे थे, और इस 3 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लिया, और उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने इकबाल जुर्म किया है कि हमने इस बच्ची को गली से अगवा किया है, इसके साथ रेप किया है, रेप करने के बाद इसका गला दबा के इसको कत्ल किया है। जी, तो इरफान, ये जो मामला है, क्या इससे पहले भी इस तरह के केसेस सामने आए हाफिजाबाद में? जी, हाफिजाबाद में मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं। इससे पहले मुतअद्दिद केसेस जो होते हैं, यहाँ पे जो ज्यादातर जो बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे सियासी लोगों का असर रसूख होता है, फिर वो जो मुकदमात के मुद्दई होते हैं उनको अंडर प्रेशर करते हैं,
उनको सुलह के लिए दबाव डालते हैं। अगर वो उनकी नहीं मानते तो फिर ये बड़ा अलमिया है। ये इरफान, बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अलमिया है। सारी तो हो जाती है लेकिन उसके बाद वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं। अब देखना ये कि हम ज़रूर इस वाक़े का फॉलो अप लेंगे और बात भी करेंगे कि ये जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के हिस्से में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात करेंगे क्योंकि तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 180 अजला पर कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है अफगानिस्तान में। अब इसके बाद सूरत हाल क्या होगी, और अगर कहा जा रहा है कि जो दीगर वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनको तालिबान से खतरा है तो क्या वो होगा। अफगानिस्तान में तशद्दुद कार्रवाइयों में भी इजाफा हो चुका है। तुर्की को भी जो है वो एक इंतबाह जारी कर दिया है तालिबान ने कि अगर उन्होंने डेडलाइन क्रॉस की तो उन पर भी हमला किया जा सकता है। जो तालिबान की अगर यहाँ पर इस तरह से रसूख होता है और अफगानिस्तान में अब इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का दीगर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अफगान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। रुस्तम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बात जो कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान अपनी तशवीश का इजहार इस पर कर रहा है लेकिन जो दीगर वस्ती एशियाई रियासतें हैं ज़ाहिर उनको भी तशवीश है, सब अपने बॉर्डर सिक्योर कर रही हैं। तालिबान से क्या वाकई जो वस्ती एशियाई रियासतें उनको ख़तरा हो सकता है? तालिबान से उनको ख़तरा नहीं है, उनको ख़तरा है दाइश से। और दाइश जो है वो उनको सेंट्रल एशिया की रियासतों को भी ख़तरा है, चीन को भी ख़तरा है, और रूस और ईरान को भी ख़तरा है। और यही वजह है कि चीन, ईरान और रूस तालिबान से रवाबित बढ़ा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन शायद उस वक्त कायम होगा जब एक मजबूत हुकूमत होगी और जो अवाम भी उनकी पक्ष पर होंगे। और वो समझते हैं कि वो तालिबान की हुकूमत हो सकती है, इसलिए वो समझते हैं कि अभी तक अमेरिका के ज़ेर असर अफगानिस्तान में दाइश ने जन्म लिया, दाइश परवान चढ़ा, दाइश ने हमले किए, दाइश अभी मौजूद है। और अगर हमने सूरत हाल बिगड़ गई, खाना जंगी शुरू हो गई और कोई वाज़े बरतरी किसी ग्रुप को, किसी फैक्शन को हासिल नहीं हुई तो फिर दाइश के लिए रास्ते खुल जाएंगे। और दाइश के लिए रास्ते तो फिर सेंट्रल एशिया की रियासतों को भी ख़तरा है और चीन का जो वेस्टर्न सूबा है सिंकियांग उसको भी ख़तरा है क्योंकि वहाँ तहरीकें पहले से चल रही हैं। तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक चल रही है जो चीन के मगरब में भी है और वस्ती एशिया की रियासतों में भी है। तो उनको ये ख़तरा दाइश से है, तालिबान से उनको ये ख़तरा नहीं है। ख़तरा उनको अफगानिस्तान में खाना जंगी से है। खाना जंगी के असरात ज़रूर उन पर पड़ेंगे। आप देखें कि उस दिन भी कोई 1000 अफगान सोल्जर जो है वो सरहद पार करके ताजिकिस्तान चले गए। जब बंदर शेर खान पर कब्जा कर लिया तो 1000 सोल्जर अभी तक वो वहाँ पर मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ताजिकिस्तान की हुकूमत की मदद से वापस आ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह से आपने भी कहा कि रूस और चीन तालिबान से ज़ाहिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान का अभी जो मौक़िफ़ है कि भाई जो भी अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी उसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा और ज़ाहिर दाइश से तो पाकिस्तान को भी ख़तरा है, खाना जंगी से भी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कुछ किया नहीं है। पाकिस्तान को इस हवाले से क्या अपनी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने ये किया कि पहले तालिबान के साथ मिलके तालिबान पे दबाव डाला कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएं। वो सिलसिला तो हो गया, उसमें तो पाकिस्तान का किरदार रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में कुछ कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी नहीं रही। कभी कहा जाता है कि अफगानिस्तान में अगर कोई हुकूमत बज़ोर इक़्तिदार संभाले तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। कभी कहा जाता है कि अगर अफगान रेफ्यूजीज इस तरफ आए बॉर्डर के तो हम उनको आने नहीं देंगे। फिर दोबारा कहा जाता है कि नहीं, हम बॉर्डर पे इनको रखेंगे। फिर कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी जो हम डिलीवर करेगी हम उनके साथ डील करेंगे। तो कोई कंसिस्टेंसी पॉलिसी में नहीं है। इसलिए आप देखें कि तालिबान के वफद इन दिनों तेहरान भी गए और उसके बाद रूस भी गए और तेहरान में भी बहुत अहम मुज़ाकरात किए और रूस में भी बहुत अहम मुज़ाकरात किए।
बल्कि तेहरान में उन्होंने ये भी कहा कि हम नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे यकीन रखते हैं। अब भी हुकूमत के लिए वक्त है कि वो आगे आए, कोई ऐसा काबिल अमल फार्मूला पेश कर ले। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत हिचकिचाहट से काम ले रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो भी सेटलमेंट होगा उनकी कीमत पर होगा, शायद उनको जाना होगा, इसलिए वो लेते काम ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये स्टेटस को बरकरार रहे, अमरीकी इमदाद आती रही और उनकी हुकूमत चलती रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका वक्त अब शायद गुजरने वाला है। वक्त गुजरने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान अब क्या करे? ग्राउंड रियलिटीज को देखकर अपनी पॉलिसी तरतीब दे या फिर चंद अफराद की ख्वाहिशात को देखे? देखिए, पाकिस्तान ने पहले बहुत गलतियां की हैं, गलतियों से अब सीखना चाहिए। अफगानिस्तान की हुकूमत कौन बनाए, कैसे बनाए, कौन सा ग्रुप बरसर इख्तियार आए, ये अफगानों का काम है। इसमें पाकिस्तान को न किसी ग्रुप की मदद करनी चाहिए, न उनको कोई एडवाइस देनी चाहिए और न उनके लिए कोई वकालत करनी चाहिए। ये काम अफगानों पे छोड़ना चाहिए। जो भी वहाँ हुकूमत आएगी, जो इख्तियार संभालेगी, उसके साथ पाकिस्तान को डील करना होगा। जैसे सारे मुल्क उनके साथ डील करेंगे, पाकिस्तान भी उनके साथ डील करता रहेगा। हुकूमत से डील करती है। हुकूमत कोई मुनहरिफ लोगों से, पार्टी से और ऐसी तहरीकों से डील नहीं करती। हुकूमत का काम है हुकूमत से डील करना। तो जो भी वहाँ हुकूमत बनाए उनसे पाकिस्तान को डील करना होगा। ये बयानात अहमकाना है। मैं समझता हूँ कि ये कहा जाता है कि अगर ऐसी हुकूमत इस तरीके से आई तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ये वो काम अफगानों पे छोड़ देना चाहिए। माजी में हमने इसका खमियाजा भुगता है और लोग हम पे उंगलियां उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज वहाँ चाहता है। हम कोई प्रॉक्सी नहीं चाहते, हमारे कोई फेवरेट नहीं है। अफगानिस्तान के अवाम हमारे फेवरेट हैं, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी हमारी फेवरेट है। इसी के लिए हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा दीगर ममालिक के साथ जो राब्ता होना चाहिए वो भी नहीं है। चीन, रूस, ईरान, इनसे भी हमने कोई मिलकर स्ट्रेटजी अब तक नहीं बनाई, कोई दौरे नहीं किए, कोई मुलाकात नहीं की कि मिल के तमाम ममालिक कोई स्ट्रेटजी बनाएं। और वो स्ट्रेटजी शायद आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कितनी कारामद साबित हो सकती है? हमारे अपने एजम्पशंस गलत हैं और हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो है वो पहले से कुछ हमारे पहले से प्री डिटर्मिन्ड व्यूज़ हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई काम होता है तो हम समझते हैं कि शायद ये मामला बिगड़ता जा रहा है। मामला उस वक्त बिगड़ेगा जब वहाँ पे खाना जंगी पैदा होगी। चीन के साथ, ईरान के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए और हमें उनको बताना चाहिए कि हुकूमत जो प्राइवेट मलेशियाज बना रही है, उज़्बकों की मलेशिया और हज़ारा की मलेशिया और ताजिकों की मलेशिया वगैरह जो बना रही है, ये ख़तरनाक है, ये वुमेनस डेवलपमेंट है। ये जो मलेशिया बन रहे हैं इस वक्त, प्राइवेट आर्मीज जो बन रही हैं, ये अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेंगी। ये खाना जंगी को दावत देना है। हुकूमत का मकसद ये है, काबुल हुकूमत का, कि अगर ऐसे मलेशिया बन जाएं तो वो तालिबान का रास्ता रोकेंगे और तालिबान को मकामी तौर पर वो इंगेज करेंगे और काबुल आने से उनको प्रिवेंट करेंगे। ये खाम ख्याली है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ऐसे मलेशिया बन गए, जो बनते जा रहे हैं, हमारे सामने हैं, और वो तालिबान का रास्ता रोकते हैं तो तालिबान तो उनके साथ लड़ाई होगी और ये लड़ाई आहिस्ता खाना जंगी में तब्दील हो जाएगी। इसके असरात हमारी मगरबी सरहद पर पड़ेंगे। कुछ रेफ्यूजीज भी आएंगे, हमारा मगरबी सरहद डिस्टेबलाइज हो जाएगा और अफगानिस्तान का जो रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का जो ख्वाब है वो भी पूरा नहीं होगा। सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो भी इसकी जद में आएंगी। तो फिर हम लोग करें क्या? रेफ्यूजी आएंगे, खाना जंगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल जिसका सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, तो पाकिस्तान की हिकमत अमली कैसी होनी चाहिए और कितनी जल्द होनी चाहिए? देखिए, पब्लिकली तो हमें ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि हमको ये दुनिया ये देखे कि पाकिस्तान किसी एक फरीक की हिमायत कर रहा है या मुखालफत कर रहा है। लेकिन प्राइवेटली पाकिस्तान को अमेरिका के साथ इंगेज करना चाहिए ताकि वो अशरफ गनी की हुकूमत पे दबाव डालें कि वो अमन के रास्ते में रुकावट न बने और एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत के लिए राज़ी हो जाएं। तालिबान पर भी वो चीन दबाव डाल सकता है, अमेरिका भी उन पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि अमेरिका उनके साथ निगोशिएशन में है कि हल यही है कि एक लोए जरगा बुलाया जाए, ग्रैंड असम्बली बुलाई जाए और वो एक ट्रांजिशनल हुकूमत की तश्कील करे और ट्रांजिशन हुकूमत में तालिबान भी शामिल हों और बाकी धड़े भी शामिल हों। लेकिन ये ट्रांजिशन उस वक्त बनेगी
जब अशरफ गनी की हुकूमत एक तरफ हो जाएगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, यही सबसे बड़ी रुकावट। तो आपको लग रहा है कि बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात इसलिए होंगे कि तालिबान ने जो ईरान का दौरा किया है और तालिबान के वफद ने और उसके बाद उनके एक छोटे से वफद ने मास्को का दौरा किया है, तो वो ये तासुर देना चाहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हुए। वो अब भी जो है नेगोशिएशन पर यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि मामले का कुछ हल निकल आए, लेकिन उसके साथ साथ वो फतूहात का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात करेंगे, ताकि जिस वक्त बातचीत का अमल शुरू हो जाए तो उनके पास अफगानिस्तान के वाफिर हिस्से पे उनका कंट्रोल हो, उनकी हुकूमत हो, ताकि उनको फिर एक कमज़ोर फरीक न समझा जाए, बल्कि ये समझा जाए कि बड़े मेन स्टेक होल्डर हैं और जो भी हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर बनेगी, जिस तरीके से भी बनेगी, उसमें तालिबान का बड़ा किरदार होगा, पाकिस्तान का बड़ा रोल होगा। ये इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने है। वो चाहते हैं कि बातचीत भी आगे बढ़े और साथ साथ वो जो है वो नई फतूहात भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि नई फतूहात तो वो कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े से नहीं कर रहे, बल्कि लोग सरेंडर हो रहे हैं। जितने भी असला उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं, उनमें जंग शायद 5% इलाके में जंग हुई है। जंग के नतीजे में उन्होंने उस जिले को कब्जा कर लिया है। 95% ऐसे अजला हैं जहाँ पे हुकूमत की फौज सरेंडर कर गई है और उनके सामने तस्लीम हो गए हैं, और न सिर्फ सरेंडर हो गए हैं बल्कि अपने सारे वेपन सारे उनके हवाले कर दिए, तालिबान के हवाले कर दिए, बल्कि टैंक्स भी उनके हवाले कर दिए हैं, बख्तरबंद गाड़ी हवाले कर दी हैं। ये इस वक्त सूरत है, तालिबान की ये पोजीशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही पोजीशन है। अच्छा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, क्योंकि उसमें किरदार जो है वो चीन भी है, और अमेरिका और चीन के आपस के ताल्लुकात का असर पाकिस्तान पर कितना पड़ेगा, बस आखिर में ये बता दें। देखिए, अमेरिका को ये डर है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर तो उनके खर्च हुए, हज़ारों लोग उनके वहाँ अफगानिस्तान में काम आए, हज़ारों लोग जख्मी हो गए, और अब उनके जाने का वक्त है, तो कुर्बानियाँ तो उन्होंने दी, और चीन आकर वो एक डोमिनेंट पावर की हैसियत से अपना फुटप्रिंट जमा लेगा, बैठ जाएगा। लेकिन ये कड़वी गोली तो उनको एक दिन खानी है कि चीन एक हकीकत है, चीन की अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट है, चीन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉपर में भी है और फिर ऑयल एंड गैस में भी है शिमाल में। और सबसे बात यह है कि जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है चीन का, वो भी उस वक्त तक तकमील तक पहुंचेगा जब अफगानिस्तान में अमन हो। तो अमन के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अमन के हवाले से ज़ाहिर है ये जो किरदार है वो बड़ा ही अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगानिस्तान के मौजू पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, वापस आते हैं, कोरोना पे बात करते हैं। नाजरीन, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। इस लहर ने जो है वो तबाही मचा रही है, क्योंकि अब बात हो रही है इंडियन वेरिएंट डेल्टा की, और ये अब सर उठाने लगा है। सिंध में भी तकरीबन 35 केसेस सामने आए हैं इंडियन वेरिएंट के, और कराची में एक इलाका जहां पर तकरीबन 9 अफराद एक ही ख़ानदान के, इनमें ये डेल्टा वायरस जो है वो पाया गया है। और ICU में जो है वो 42 वेंटिलेटर्स हैं जो कि मरीज़ों से भर चुके हैं। HDU के तकरीबन 130 बिस्तर हैं जिनमें से 100 भर चुके हैं। और जो कोरोना ICU शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के मातहत ये चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। डेल्टा, जिसे इंडियन वेरिएंट जिसे डेल्टा का नाम दिया गया है, इतना ख़तरनाक वायरस है कि जिससे इंसान की मौत हो जाती है, उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। और ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि एहतियात कीजिए, क्योंकि चौथी लहर जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर अताउर रहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, डेल्टा वायरस जो कि तबाही मचा रहा है, इतने ज़्यादा लोगों में केसेस सामने आ गए हैं, एक तरफ वैक्सीन जो है वो भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा इस पर मौसर साबित नहीं हो रही है, क्या करें और नई हिकमत अमली हुकूमत की क्या होनी चाहिए इस वायरस को देखते हुए? ये बात यह है कि ये बड़ी ख़तरनाक वायरस है जो भारत से शुरू हुआ है, और ये डेल्टा और डेल्टा प्लस
अब बहुत सारे सूबों में पाया जा रहा है, बहुत सारे शहरों में पाया जा रहा है। कराची में हमने एनालिसिस किए तो 50% से ज़्यादा जो सैंपल्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनमें डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। तो ये दूसरे जो वैराइटीज़ थी उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और जैसे कि आपने कहा, वैक्सीन जो हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो उतनी नहीं है जितनी पहले वाले वेरिएंट्स पे थी। तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि SOPs को और सख्ती से फॉलो करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, लोगों के पास ना जाएं, मिले नहीं, बकरीद के ऊपर ख़ासतौर पे लोगों से दूर रहें, ऐसे कमरों में ना बैठें जहाँ दूसरे लोग और बैठे हों, ताकि ज़्यादा लोग एक जगह जमा ना हो। ट्रांसमिशन को जितना रोका जा सकता है रोके रखें, क्योंकि ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा सख्ती से बाइंड करता है इंसानी खलियों से, उसके बाद अंदर घुसकर फिर ये फेफड़ों पर और आंतड़ियों पे सख्त हमला करता है, और फिर ये बहुत तेज़ी से अमवात हो रही हैं इसकी वजह से। इसकी सबसे ख़तरनाक अलामात क्या होती हैं कि पता चले कि डेल्टा या डेल्टा प्लस वायरस है किसी को? अलामात तो वही हैं जो दूसरे वायरसेस वेरिएंट्स की थी, यानी कि इसमें बुखार होता है, खांसी होती है, वो दर्द होता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है ये। और फिर ब्लैक फंगस भी इसके साथ एसोसिएटेड है, जिससे बहुत लोगों की आंखें भी जा रही हैं जिनको हो रहा है ये। और आपने देखा हिंदुस्तान में क़यामत का समा था, बांग्लादेश में, और फिर आपने इंडोनेशिया में देखा, अब पाकिस्तान भी पहुंच गया है। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आप इतनी लगा ही नहीं सकते। 22 करोड़ अफराद हैं, आपने मुश्किल से 1 करोड़ अफराद को लगाई है, तो इतनी जल्दी तो वैक्सीन लगते लगते तो आपको कोई साल 1.5 साल लग जाएगा। ये प्रॉब्लम तो आज मौजूद है, और इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है एहतियात, एहतियात और एहतियात। डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्लैक फंगस का जिक्र किया, ब्लैक फंगस के हवाले से हमारे पास अभी क्या तैयारी है? क्या हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो ब्लैक फंगस बीमारी के खिलाफ जो हैं वो फाइट कर सकें? जी, एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लैक फंगस भी अक्सर काफ़ी जब फैल चुका होता है, अटैक कर चुका होता है, जब डिस्कवर होता है कि ये ब्लैक फंगस की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं अक्सर, ब्लैक फंगस और ये डेल्टा वायरस, तो इसकी डेल्टा वायरस की प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर चीज़ है। अगर ये आपको नहीं लगेगा तो ब्लैक फंगस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है जब जिस तरह से ये फैल रहा है, और आपने खुद भारत का जिक्र किया, वहाँ पर इस वायरस ने जिस तरह तबाही मचाई, जिन लोगों ने वैक्सीन करवा ली है, जो वैक्सीनेटेड हैं, क्या उन पर भी उसी तरीके से असरअंदाज होता है जिस तरह नॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर होता है? जी नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है, कोई सी भी वैक्सीन लगा रखी हो, तो उन पर फिर हमला उतना शिद्दत से नहीं होता। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस और अमवात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जहाँ जिन ममालिक में ये फैला है, तो अटैक ज़्यादातर उन्हीं लोगों पे किया है, और अमवात भी उन्हीं लोगों की हुई हैं जहाँ जो वैक्सीनेट नहीं हुए थे। जो वैक्सीनेट हुए हैं उनके ऊपर भी हमला करता है, लेकिन फिर मामूली हमला होता है, उसका इतना सख्त हमला नहीं होता कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खुद ज़ाहिर कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। क्या हुकूमत जो अभी फ़िलहाल स्मार्ट लॉकडाउन की ही सूरत हाल पर ही जो है वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, क्या जो सिचुएशन आगे जाएगी, क्या स्मार्ट लॉकडाउन से हम हालात पर काबू पा सकते हैं, या मुकम्मल लॉकडाउन की जाने जाना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है आप पर और मुझ पर कि हम किस अंदाज से एहतियात करते हैं अगले 2-3 हफ्ते में। अगर हमने एहतियात नहीं करी और ये फैला, तो फिर मजबूरन कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हमने एहतियात करी तो फिर शायद कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि आपने देखा कि जहाँ जहाँ ये फैल गया, एक सर्टन थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है, तो फिर काबू में आसानी से नहीं आता, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर कंप्लीट लॉकडाउन ही करना पड़ता है। सर, एक क्विकली अगर आप मुझे बता दें कि क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, WHO ये कह रहा है कि 2 मुख्तलिफ वैक्सीन मिलाकर ना लगाएं, हालांकि पहले कई ममालिक में 2 मुख्तलिफ वैक्सीन मिलाकर लोगों को लगाई गई हैं। जो एक्सपीरियंस है अभी तक, अगर आप 2 वैक्सीन मिक्स करके लगाते हैं तो उससे प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कौन कौन सी वैक्सीन मिक्स करें। तो कुछ डेटा जमा हो गया है कि फलानी वैक्सीन को फलाने के साथ मिक्स करके लगाएं और फिर बाद में बूस्टर डोज भी लगाएं, तो आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये WHO ने नहीं कहा कि आप कोई वैक्सीन को आपस में मिक्स नहीं कर सकते।
ये कहा है और ये भी कहा है कि क्योंकि मिक्स एंड मैच के वाले से हमारे पास डाटा भी इतना नहीं है, लेकिन ये भी पता करना होगा, WHO का कहना है कि किसे दूसरे, तीसरे या फिर चौथे डोज की ज़रूरत है, इससे सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। जी, बूस्टर डोज जो है वो लगा के देखा गया है कि उससे प्रोटेक्शन बढ़ती है। डेटा आप कुछ आ रहा है जिससे पता चलता है कि आप 2 वैक्सीन को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सारी वैक्सीन को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। इस लिहाज से WHO ने सही कहा है, लेकिन सब वैक्सीन के बारे में नहीं कहा गया। नहीं कहा गया, अभी डाटा इस पर मुरतब हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रहमान साहब, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स, हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।